हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय वीडियो। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डीएवी क्लास 8 का सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 9। ये हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है। इस चैप्टर नंबर 8 में पढ़ा चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जा कर के आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा चैप्टर है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंपनी रूल इन इंडिया, यानी कि इंडिया में कंपनी का शासन किस तरह से इस्टेब्लिश हुआ, इसके बारे में आज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। देखिए, वास्को ड गामा लैंडेड एट कैलिकट इन 1498 एंड मार्क द बिगिनिंग ऑफ द यूरोपियन एरा इन इंडियन हिस्ट्री। वास्को ड गामा जो कि यूरोपियन कंट्रीज से था, वो सबसे पहले इंडिया में आया। वो कालीकट नाम के जगह पे आया, 1498 में आया। इसको याद रखिएगा कि कब आया और कहाँ आया। 1498 में कैलिकट में आया और उसके बाद से ही इंडियन हिस्ट्री में यूरोपियन एरा की शुरुआत हो जाती है। 16th सेंचुरी तक यहाँ पर पोर्तुगीज़ जो थे, उन्होंने गोवा में अपनी कॉलोनी इस्टेब्लिश कर ली थी और नेक्स्ट सेंचुरी में इंडिया बहुत ही पॉपुलर डेस्टिनेशन बन गया था यूरोपियन ट्रेडर्स के लिए और जो एडवेंचरर्स थे उनके लिए और मिशनरीज़ के लिए, जो कि अपना धर्म का प्रचार करते थे उनके लिए। तो ये सभी कहाँ, यूरोप के किन कंट्रीज़ से आते थे? यूरोप के इंग्लैंड, स्पेन, फ्रांस, हॉलैंड, इन सब कंट्रीज़ से वे आते थे, क्योंकि इससे पहले उन्हें इंडिया के बारे में पता नहीं था कि इंडिया जो है वर्ल्ड में किस लोकेशन पे है और वहाँ कैसे पहुँचा जा सकता है। लेकिन जब वास्को ड गामा 1498 में आया और फिर इसने यहाँ के बारे में बताया, तो उसके बाद 1 बाय 1 करके सब अलग अलग देशों के जो एडवेंचरर्स थे वे आए और उनके साथ फिर ट्रेडर्स आए और उन्होंने यहाँ पे धीरे धीरे अपनी कॉलोनी इस्टेब्लिश की। द एज ऑफ इम्पेरियलिज्म, जो इम्पेरियलिज्म की शुरुआत हुई इंडिया में, वो मुग़ल एम्पायर के वीक हो जाने के बाद और फिर उसके डिसइंटीग्रेशन के कारण से उसकी शुरुआत हुई थी। सेंट्रल अथॉरिटी जो थी वो बहुत वीक हो गई थी और इसी का फ़ायदा उठा करके बहुत सारे इंडिपेंडेंट स्टेट्स जो थे, उन्होंने औरंगजेब के जो वीक सक्सेसर थे, औरंगजेब की डेथ के बाद 1707 में औरंगजेब की डेथ हो गई, तो उसके बाद जो उसके सक्सेसर्स आए उत्तराधिकारी, वे बहुत ही वीक थे। वे अपने उनका मतलब कि एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो अच्छा नहीं था। इसका फ़ायदा उठा करके जो स्टेट्स थे उनके अंडर में उन्होंने रिवोल्ट्स किए उनके विरुद्ध और अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित किया। और जो स्टेट्स जिन्होंने अपना अलग राज्य स्थापित किया वह था बंगाल, अवध, हैदराबाद और मैसूर। और साथ ही इसमें कुछ और भी किंगडम्स थे, जैसे कि सिख, मराठा, जाट्स, राजपूत, इन्होंने भी अपना किंगडम सेटअप किया। तो इन सब सिचुएशन का फ़ायदा यूरोपियंस को मिला और इसका फ़ायदा उठा करके उन्होंने अपना यहाँ पर साम्राज्य स्थापित किया था। तो ये एक बार में नहीं हुआ था, ये काफ़ी लंबा प्रोसेस था। इसको हम देखेंगे आगे कि कैसे कैसे यूरोपियंस धीरे धीरे इंडिया पे अपना कब्जा कंट्रोल करते चले गए। अब है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, ट्रेडिंग कंपनीज़। मैनी यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज इस्टेब्लिश्ड देयर ट्रेडिंग सेंटर्स इन कोस्टल एरियाज़ ऑफ इंडिया। बहुत सारी यूरोपीय कंपनीज जो आई इंडिया में, इन्होंने इंडिया के कोस्टल एरियाज़ में अपनी कंपनी इस्टेब्लिश की, क्योंकि कोस्टल एरियाज़ में क्या था कि वहाँ समुद्र के द्वारा के रास्ते जहाज़ों से वे अपना जो सामान था, कच्चा माल यहाँ से जो ले जाते थे और जो यहाँ से मतलब कि जो भी खरीदते थे उसे वहाँ से अपने देश ले जाने में इन्हें सुविधा होती थी। तो इसलिए इन सब की ज़्यादातर जो कंपनीज़ की जो ट्रेडिंग सेंटर्स थे वे कोस्टल एरियाज़ में होती थी। और जो ये ट्रेडिंग सेंटर्स थी, इन्हें फैक्ट्रीज़ कहा जाता था। फैक्ट्रीज़ क्यों? फैक्ट्रीज़ ऐसे प्लेस को कहा जाता था जहाँ पे फैक्टर यानी कि जो उनके ऑफिशियल्स थे जो काम करते थे, तो इसलिए इन्हें फैक्ट्रीज़ कहा जाता था। Some of the factories were fortified as a safeguard from the rival trading companies। और इनमें से जो कुछ फैक्ट्रियाँ थीं उन्हें अपने राइवल ट्रेडिंग कंपनीज यानी कि, और जब एक कंपनी आई तो दूसरी भी और भी कंट्रीज़ की कंपनियाँ आने लगी, तो उनसे इनके बीच में काफ़ी कंपटीशन था। तो इनसे अपना जो इन राइवल ट्रेडिंग कंपनीज से अपने आप को सेफ करने के लिए किलाबंद उन्होंने करना शुरू कर दिया था। दे बॉट स्पाइसेस, ये यहाँ से क्या खरीदते थे? स्पाइसेस खरीदते थे, कॉटन टेक्सटाइल खरीदते थे, इंडिगो एक ब्लू कलर होता है जैसे कि जो नील होता है वही डाइंग के लिए, और साल्ट पीटर जो कि गन पाउडर बनाने का रॉ मटेरियल होता है। इन सबको यहाँ पर ये बहुत ही चीप रेट में ख़रीदते थे इंडिया से और इन्हें यूरोप और अमेरिका में ले जाके बहुत हाई प्राइस में बेचते थे। इससे बहुत ही मतलब कि ह्यूज प्रॉफिट मार्जिन इन्हें हुआ और इसको देख करके और जो फॉरेन ट्रेडिंग कंपनीज थी उन सब में कंपटीशन और बढ़ गया। सब ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना चाहते थे। इवेंचुअली द अदर ट्रेडिंग कंपनीज हैड टू गो आउट टू द इंग्लिश एंड फ्रेंच कंपनीज हु रिमेन द मेन राइवल्स इन इंडिया।
लेकिन सभी टिक नहीं पाए यहाँ पर। जो जितनी भी और भी बहुत सारी कंपनी आए, पोर्तुगीज़ आए, हच आए और फ्रेंच था, इंग्लिश था, तो लेकिन इन सब कंपनीज़ ने अंत में ये इनके सामने हार मान ली। किसके सामने? इंग्लिश और फ्रेंच कंपनीज़। जो मेन लास्ट में जो दो मेन राइवल कंपनीज़ रह गई थी वो थी इंग्लिश कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। ये दो मेन रह गई थी और बाकी सब जो थे वो बस नाम मात्र के रह गए थे। द ईस्ट इंडिया कंपनी। The history of the world has not witnessed a more amazing story than that of establishment of the British Empire in India। ये वर्ल्ड के हिस्ट्री में ऐसा आज तक नहीं देखा गया है कि इतनी अमेजिंग स्टोरी, इतनी अमेजिंग कहानी जो इतनी अमेजिंग इंडिया में ब्रिटिश एम्पायर के इस्टेब्लिशमेंट की थी। इट वॉज नॉट द रिजल्ट ऑफ ए डेलिब्रेट एफर्ट बट ए सीरीज ऑफ एपिसोड्स दैट फाइनली लेड टू पॉलिटिकल डोमिनेंस ऑफ इंडिया बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी। और ये एक बार का रिजल्ट नहीं था कि एक बार आई, उन्होंने युद्ध किया, लड़ाई किया, जीत लिया, ऐसा नहीं था, बल्कि ये एक सीरीज़ था एपिसोड का, कई सारी घटनाओं का सीरीज़ था। छोटी छोटी घटनाओं से धीरे धीरे करके ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इन्होंने इंडिया की पॉलिटिकल डोमिनेंस को अपने कंट्रोल में ले लिया था। द ईस्ट इंडिया कंपनी सेटअप ट्रेडिंग पोस्ट इन सूरत एंड 3 प्रेसिडेंसी सेटलमेंट्स एट। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसने अपने ट्रेडिंग पोस्ट सूरत में और 3 और प्रेसिडेंसियों में सेटलमेंट किए थे, और वे थे फोर्ट विलियम जो कि बंगाल में था। इसको याद रखिएगा कि फोर्ट विलियम कहाँ है? फोर्ट विलियम बंगाल में, फोर्ट सेंट जॉर्ज मद्रास में और बॉम्बे कैसल, ये 3 प्रेसिडेंसियों में इन्होंने अपने ट्रेडिंग पोस्ट इस्टेब्लिश किए थे। दे स्टैब्लिश फ्रेंडली रिलेशन विद द लोकल प्रिंसेस टू फर्दर देयर प्रॉफिट्स। इन्होंने अपने फ़ायदे के लिए जो वहाँ के लोकल प्रिंसेस थे, राजकुमार थे, उनसे बहुत ही फ्रेंडली रिलेशन बना के रखे हुए थे। द इंडियन रूलर्स साइंड अलायंस टू सिक्योर टू हेल्प ऑफ इंग्लिश मिलिट्री टू सेटल देयर इंटरनल राइवलरीज। जो इंडियन रूलर्स थे, भारत के जो शासक थे, उन्होंने इन अंग्रेजी कंपनी के मिलिट्री से साइन कर रखा था, अलायंस साइन कर रखा था, ताकि जो दूसरे राज्य थे उनसे इनकी ये सुरक्षा प्रदान करें। जब उनके साथ इनका युद्ध हो या कुछ ज़रूरत पड़े सैनिकों की, तो ये उन्हें सुरक्षा दें, इसलिए ऐसा इन्होंने इसके साथ डील कर रखा था। टेकिंग एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन। तो इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाते हुए द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। तो इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाते हुए ब्रिटिश ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी लाई। एज ए रिज़ल्ट द इंडियन प्रिंसेस बिकेम मेयर पपेट इन द हैंड्स ऑफ इंग्लिश। तो और इसके रिज़ल्ट में क्या हुआ कि जो इंडियन के प्रिंसेस थे, भारतीय राजकुमार थे, शासक थे, वे सभी इस इंग्लिश कंपनीज के हाथों की पपेट्स बन के रह गए, कठपुतली बन के रह गए थे। अब आगे है, देखते हैं, डू यू नो द ईस्ट इंडिया कंपनी इंजॉयड ए प्रिविलेज पोजिशन विद द इंग्लिश गवर्नमेंट एंड वाज ग्रांटेड स्पेशल राइट्स लाइक ट्रेड monopolies and tax exemption, causing resentment among its competitors। तो जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इन्हें कुछ प्रिविलेज्ड पोजीशंस प्राप्त थे, यानी कुछ विशेषाधिकार दिए गए थे इंग्लिश गवर्नमेंट के द्वारा। जैसे कि इंग्लिश गवर्नमेंट ने इन्हें कुछ स्पेशल राइट्स दिए हुए थे, जैसे कि ट्रेड मोनोपोलीज़ की, यानी कि यहाँ पर व्यापार करने का उन्हें एकाधिकार था, यहाँ पे वो इन चीज़ों का व्यापार कर सकते थे और इसका उनको पूरा एकाधिकार था। टैक्स एग्जेम्पशंस था, यानी कि टैक्स में छूट दी गई थी। कॉजिंग रिसेंटमेंट अमॉन्ग इट्स कंपिटिटर्स। तो और इस सब के कारण से क्या हुआ, जो इनके कंपिटिटर्स थे उनके बीच में काफ़ी नाराज़गी हो गई थी। आगे देखते हैं, हाउ कुड ए ट्रेडिंग कंपनी बिकेम एन इम्पीरियल पावर। तो अब ये एक ट्रेडिंग कंपनी के रूप में आई थी, लेकिन ये एक इम्पीरियल पावर कैसे बन गई, इसके बारे में देखते हैं। द रियल आंसर इज़ दैट द ईस्ट इंडिया कंपनी बिकेम एन इम्पीरियल पावर टू प्रोटेक्ट इट्स ट्रेडिंग इंटरेस्ट फ्रॉम द यूरोपियन ट्रेडर्स। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ये एक इम्पीरियल पावर बन गई अपने ट्रेडिंग इंटरेस्ट को जो अन्य यूरोपीय ट्रेडर्स थे उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि जब इनके बीच में काफ़ी कंपटीशन हो गया था कि कौन ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड प्रॉफिट कमाने के लिए और ट्रेड के लिए, तो फिर इन्होंने अपने ट्रेड्स को जो हित थे अपने आप को उसको सुरक्षित रखने के लिए यहाँ की जो इम्पीरियल पावर थी उसको अपने कंट्रोल में, यहाँ पे की शासन व्यवस्था को, यहाँ के जो राजा थे उनको अपने कंट्रोल में लेना शुरू कर दिया, ताकि वो जैसा कहेंगे उसी के अनुसार से होगा। तो जब धीरे धीरे इन्होंने उनको कंट्रोल में करना शुरू कर दिया था और आगे चलकर ये राजा क्या हो गए थे, इन कंपनी के हाथों के पपेट्स बन गए थे। तो ये जैसा कहते थे वो वैसा ही ऑर्डर करते थे। इट बिगेन एज ए ट्रेडिंग कंपनी, और
इसकी शुरुआत एक ट्रेडिंग कंपनी के रूप में हुई थी, टूक ओवर पॉलिटिकल कंट्रोल, और इन्होंने उसके बाद फिर एक पॉलिटिकल कंट्रोल को अपने अंदर ले लिया और उसके बाद ये पूरी इंडिया के रूलर बन गए थे। द एम ऑफ द कंपनी वाज टू गेन मोनोपोली ऑफ द एंटायर ट्रेड इन ईस्ट। तो ये कंपनी का जो मेन एम था वह यह था कि जो ईस्ट साइड है, वर्ल्ड का ईस्ट साइड का जितना भी ट्रेड है उन सब पे इसका एकाधिकार हो जाए, सिर्फ यही वहाँ पर ट्रेड कर सके। द कंपनी केम इनटू कॉन्फ्लिक्ट विद अदर फॉरेन ट्रेडर्स। तो उसके इस कारण से क्या हुआ कि कंपनी का अन्य जो फॉरेन ट्रेडर्स थे उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट हो गया, यानी कि काफ़ी कंपटीशन हो गया, संघर्ष होने लग गया, लड़ाई झगड़े होने लग गए। बिल्ड अप इट्स ओन मिलिट्री, उसके बाद इन्होंने अपनी मिलिट्री बनाई, एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स, और फिर अपना एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स भी बनाया। इट बिकेम सच ए स्ट्रॉन्ग फोर्स, और ये एक इस प्रकार से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स बन गई कंपनी, दैट इट टुक ओवर द गवर्नेंस ऑफ बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे। और उसके बाद ये जब एक बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स बन गई तो फिर इसने बंगाल, मद्रास और बॉम्बे की गवर्नमेंट पर अपना अधिकार कर लिया। Gradually, the trading company transformed into an auxiliary government and military power that ended only in 1858। और इस प्रकार से धीरे धीरे आगे चलते हुए ये जो ट्रेडिंग कंपनी है ये एक ऑक्सिलरी गवर्नमेंट के रूप में ट्रांसफॉर्म हो गई और एक इसकी मिलिट्री पावर भी बन गई, जिसका अंत 1858 में हो गया। 1858 के बाद ये जो यहाँ का जो शासन करने का जो अधिकार था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथों में चला गया। अब यहाँ पे कंपनी का काम सिर्फ ट्रेड करने का रह गया था और डायरेक्ट अब यहाँ का जो शासन करने का अधिकार था, रूल करने का, वो अब ब्रिटिश गवर्नमेंट करने लग गई थी। द कर्नाटिक वार्स। तब ये कर्नाटिक वार्स क्या थे? ये कर्नाटिक वार्स इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में बहुत सारे बैटल्स की एक सीरीज़ थी, जो कि इंडिया में अपने ट्रेडिंग पोर्ट्स थे उस पे कंट्रोल करने के लिए हुई थी। और यह 1746 से लेकर 1763 के तक चली थी। कई सारे बैटल्स की सीरीज़ थी जो कि इन दोनों कंपनीज़ के बीच में चली थी। These wars were driven by opportunities to all sides, and though the native princes did not want to surrender their territory to an outside power, they often cooperated willingly with Europeans to strengthen their own position। तो इन वार्स से सभी साइड्स के लिए अपॉर्चुनिटीज़ आई। जो नेटिव प्रिंसेस थे, वहाँ के लोकल राजा थे, वे अपनी जो टेरिटरी थी वो उन्हें सरेंडर नहीं करना चाहते थे, यानी कि ये अपना जो साम्राज्य था वो इन कंपनियों को हैंडओवर नहीं करना चाहते थे, बल्कि वे इन्हें अपनी इच्छा से कोऑपरेट करते थे इन यूरोपियंस को, ताकि वे अपनी पोजीशन को और स्ट्रेंथ और मजबूत कर सकें। यानी कि अगर किसी राज्य का किसी दूसरे राज्य के साथ युद्ध हो रहा है तो वैसे में ये यूरोपियंस जो थे ये इनकी हेल्प करेंगे। तो इसलिए जैसे कि कोई एक राजा ने इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी से हाथ मिला लिया कि तुम हमें युद्ध के समय में मेरी हेल्प करना अपनी सेना से, तो हम तुम्हें ट्रेड के लिए बहुत सारी छूट देंगे। तो इस तरह से दूसरा जो राजा था तो उसने फ्रेंच से हाथ मिला लिया। तो इस तरह से दोनों जो राजा थे वे किसी ने फ्रेंच से तो किसी ने इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी से दोस्ती कर ली और डील कर ली कि हमारे बीच जब कभी युद्ध हो तो आप हमें सपोर्ट करें, हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो देखिए आगे देखते हैं फर्स्ट कर्नाटिक वार। ये फर्स्ट कर्नाटिक वार 1746 से 48 तक हुआ था। तो ये जो कर्नाटिक वार था ये कर्नाटक में नहीं स्टार्ट हुआ था पहले। इसकी शुरुआत 1740 में हो गई थी ऑस्ट्रिया में। ऑस्ट्रिया और प्रूसिया जो है वो आपस में लड़ रहे थे, जो कि एक ऑस्ट्रियन सक्सेशन वार था, यानी ऑस्ट्रिया में कौन राजा बनेगा इसके लिए वहाँ पर वार हो रहा था, जिसमें बहुत सारे देश एक दूसरे की साइड से भाग ले रहे थे। तो इसमें जो इंग्लैंड और फ्रांस था ये दोनों अपोजिट साइड में थे इस युद्ध में। तो जो कॉमोडोर बार्नेट था, ब्रिटेन का नेवल ऑफिसर था, वह इंडिया पहुंचा अपनी सैनिक के साथ। लेकिन जब जो फ्रेंच थे उन्होंने कहा कि नहीं, हम युद्ध नहीं चाहते, हम शांति चाहते हैं, शांति से रहेंगे, हम यहाँ युद्ध नहीं करेंगे। तो जो नवाब था, कर्नाटक का नवाब कौन था? अनवरुद्दीन था। तो उसने भी ये ऑर्डर किया कि यहाँ पे कोई युद्ध नहीं होना चाहिए, यहाँ पे कोई युद्ध नहीं होगा। तो इसलिए जो कॉमोडोर बार्नेट था जो आया था अपनी सेना लेकर के, वो वापस इंग्लैंड चला गया। लेकिन जो डुप्लेक्स जिसने कहा था ये फ्रेंच गवर्नर था डुप्लेक्स, तो जिसने कहा था कि हम पीस चाहते हैं,
हम युद्ध नहीं चाहते हैं। इसने अपने प्रॉमिस को तोड़ दिया, इसने पूरा नहीं किया और इसने मद्रास पे अटैक कर दिया और उसको ऑक्यूपाई कर लिया। तो जो ब्रिटिश थे इन्होंने नवाब से कंप्लेन की कि देखिए इन्होंने तो कहा था कि ये शांति चाहते हैं, युद्ध नहीं करेंगे। तो जो कॉमरेड बार्नेट था वो तो वापस चले गए और अब देखिए इन्होंने हमारे इलाके पे अटैक करके और मेरा जो इलाका है, मेरा ट्रेडिंग पॉइंट सेंटर्स है, उन पे अपना अधिकार कर लिया। तो उस पर तो जो नवाब था उसने फ्रेंच के ख़िलाफ़ वार डिक्लेयर कर दिया। तो जो ये बैटल था ये 1746 में स्टार्ट हुआ, जिसमें कि अनवरुद्दीन जो कि नवाब था वहाँ का, वह फ्रेंच से हार गया। लेकिन यहाँ पे तो फ्रेंच से हार गया, लेकिन जो ऑस्ट्रियन सक्सेशन वार था वो भी वहाँ पे यूरोप में जो चल रहा था, जिसमें कई देश पार्टिसिपेट किए हुए थे और इंग्लैंड और फ्रांस जहाँ पर एक दूसरे के अपोजिट थे, वो वार अब 1748 में ख़त्म हो गया था। और वहाँ पर जो फ्रांस था वो हारने वाली साइड में था, इसलिए फ्रांस जो है वो बहुत वीक हो चुका था और इस कारण से इंडिया में भी उसकी पावर कम हो गई थी। भले ही ये अनवरुद्दीन से जीत गया, लेकिन यहाँ उसकी पावर कम हो गई थी। तो इसलिए फ्रांस को एक ट्रीटी साइन करने के लिए फोर्स किया गया और जिसमें कहा गया कि उसने जो मद्रास जिसको ऑक्यूपाई किया है वो उसे इंग्लैंड को वापस कर देगा और उसी के अकॉर्डिंग उसने उसको वापस कर दिया। अब देखिए सेकेंड कार्नेटिक वार। सेकेंड कार्नेटिक वार को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ये बहुत सारे मतलब कि इधर उधर उलझे हुए हैं इसमें। तो देयर वार ऑफ सक्सेशन बिटवीन चंदा साहिब। तो ये युद्ध किन के बीच हुआ था? सक्सेशन के लिए हुआ था, राजा बनने के लिए हुआ था, नवाब बनने के लिए। कर्नाटक का नवाबशिप किसके हाथ में आए? ये चंदा साहिब जो कि दोस्त अली खां का सन इन लॉ था, उसके बीच और अनवरुद्दीन के बीच में हुआ था। जो निजामुल मुल्क था ये दक्कन का सूबेदार था, जिसकी डेथ हो गई 1748 में। तो जब निजामुल मुल्क की डेथ हो गई तो उसके बाद मुजफ्फर जंग जो निजामुल मुल्क का बेटा था, निजामुल मुल्क का ग्रैंडसन था, पोता था, और नासिर जंग जो निजामुल मुल्क का बेटा था, इन दोनों के बीच में आपस में सक्सेशन के लिए युद्ध हो गया। जो फ्रेंच थे उन्होंने एक सीक्रेट ट्रीटी साइन करी, किसके साथ? मुजफ्फर जंग और चंदा साहिब के साथ। देखिए ये चंदा साहिब जो है सो और ये मुजफ्फर जंग एक साइड थे, तो इनके साथ मिल गई फ्रेंच कंपनी। तो इसने एक ट्रीटी साइन की टू हेल्प देम, उनकी हेल्प करने के लिए, और उनकी हेल्प करी ट्रेंड फ्रेंच फोर्सेस से। तो इसमें नासिर जंग जो था, नासिर जंग अभी हमने देखा था निजामुल मुल्क का बेटा था। नासिर जंग निजामुल मुल्क का बेटा था और मुजफ्फर जंग उसका पोता था। तो नासिर जंग जो है वो हार गया और नासिर जंग और अनवरुद्दीन ये दोनों एक साइड थे, ये हार गए। नवाब ऑफ कर्नाटक एंड गेंड मोनोपोली ऑफ ट्रेड ओवर साउथ। तो जो नासिर जंग और अनवरुद्दीन थे ये दोनों जो कि नवाब था कर्नाटक का, वो हार गया इस चीज़ में क्या कि जो साउथ में जो ट्रेड करने का जो मोनोपोली था, एक अधिकार था, उसको पाने में सफल नहीं हो पाया। तो अनवरुद्दीन की डेथ के बाद इन द बैटल एंड हिज सन मोहम्मद अली रन अवे। तो जब अनवरुद्दीन की डेथ हो गई इस युद्ध में, तो उसका जो बेटा था मोहम्मद अली वो भाग गया। तो दूसरी तरफ जो इंग्लैंड था, इंग्लैंड ईस्ट इंडिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, उन्होंने नासिर जंग की हेल्प करी। नासिर जंग उनके साथ जाके मिल गया, क्योंकि ये देखिए ये दोनों जो थे ये दोनों फ्रेंच से मिले हुए थे और नाजिर जंग और अनवरुद्दीन थे। तो अनवरुद्दीन की डेथ हो गई तो ये हार गए। तो उसके बाद ये जो नाजिर जंग था इसकी हेल्प इंग्लिश ने की और इन्होंने हेल्प करी और उसके बाद जो फ्रेंच आर्मी थी उसको हरा दिया। अब थर्ड कार्नेटिक वार देखिए। थर्ड कार्नेटिक वार 1756 से 63 तक चला था। ये थर्ड कार्नेटिक वार की शुरुआत हुई थी 1756 में फ्रेंच और इंग्लिश कंपनीज़ के बीच में। जब फ्रेंच बिसाइड्स मद्रास, जब फ्रेंच ने मद्रास पे कब्जा कर लिया तो रॉबर्ट क्लाइव ने कॉलिन फोर्ड है उसका असिस्टेंट था, उसको भेजा उसने नॉर्दर्न सरकार को ऑक्यूपाई करने। नॉर्दर्न सरकार जहाँ पे फ्रेंच की ट्रेडिंग सेंटर्स थे उस पर मद्रास जो कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ट्रेडिंग सेंटर थी, इस पर फ्रेंच ने अधिकार कर लिया। तो जो रॉबर्ट क्लाइव था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, तो उसने कॉर्नर फोर्ड को भेजा नॉर्दर्न सरकार यानी कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का ट्रेडिंग सेंटर पे को ऑक्यूपाई करने के लिए। तो जो फोर्ट था उसने नॉर्दर्न सरकार पर के एरिया पे ऑक्यूपाई कर लिया उसको
और जो वहाँ का सलाबत जंग जो कि था द फोर्थ निज़ाम ऑफ हैदराबाद का जो फोर्थ निज़ाम था सलाबत जंग, उसको अपने कंट्रोल में ले लिया। तो सलाबतगंज जंग जो था उसने नॉर्दर्न सरकार ब्रिटिश को दे दिया कि हाँ आप इस पर अपना अधिकार कर लीजिए, ये आपका है। तो बैटल टुक प्लेस इन 1760। तो इस प्रकार से देखा कि फ्रेंच ने ब्रिटिश के मद्रास पे कब्जा कर लिया और ब्रिटिश ने फ्रेंच के नॉर्दर्न सरकार पे कब्जा कर लिया। तो इनके बीच में फिर एक बैटल हो जाता है 1760 में, जो कि वांडीवाश में होता है। तो इसलिए इसको वांडीवाश का बैटल भी कहा जाता है। ये बैटल होता है इंग्लिश और फ्रेंच के बीच में। द फ्रेंच वर डिफीटेड, और इसमें फ्रेंच हार जाते हैं। और पौंडीचेरी जो कि अब पुदुचेरी के नाम से जाना जाता है, इस पे ब्रिटिश के द्वारा अधिकार कर लिया जाता है, ऑक्यूपाई कर लेता है ब्रिटिश इसे। और 7 ईयर्स ये वार चलता है, उसकी जो यूरोप में चल रहा था और यहाँ भी चल रहा था। तो 7 ईयर्स तक ये युद्ध चलता है। उसके बाद यूरोप में 1763 में एक ट्रीटी साइन होती है पेरिस में एज़ पर दिस ट्रीटी, और इस ट्रीटी के अनुसार जो पौंडीचेरी है वो वापस फ्रेंच को दे दी जाती है। रॉबर्ट क्लाइव सक्सीडेड इन मेकिंग ए नेम फॉर हिमसेल्फ अमंग द नेटिव प्रिंसेस, और इन सब के कारण से जो रॉबर्ट क्लाइव था उसका काफ़ी नाम हो जाता है। जो यहाँ के नेटिव प्रिंसेस थे, यहाँ के लोकल राजा थे, उनके बीच में काफ़ी उसका नाम फेमस हो जाता है कि ये बहुत अच्छा इसने युद्ध जीता। इस तरह से वो काफ़ी फेमस हो जाता है। ही वॉन मैनी बैटल्स फॉर इंग्लिश एंड फॉल डुप्लेक्स, इसने बहुत सारे युद्ध जीते इंग्लिश के लिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। और डुप्लेक्स की बहुत ज़्यादा हार हुई, उसकी बहुत बेइज्जती हुई। और हर टर्न में, एट एवरी टर्न, हर बार उसकी हार हुई इससे। एज ए रिज़ल्ट ऑफ कॉन्स्टेंट डिफीट्स, लगातार हार के कारण से डुप्लेक्स वाज कॉल्ड बैक टू फ्रांस इन डिग्रेस, और डुप्लेक्स को फ्रांस वापस बहुत ही बेइज्जती के साथ उसको फ्रांस वापस बुला लिया गया, क्योंकि वो एक भी युद्ध जीत नहीं पा रहा था और लगातार उसकी हार होती जा रही थी। इवेंचुअली फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वाज डिसॉल्व्ड इन 1770, और फिर क्या हुआ कि जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी 1770 में डिसॉल्व कर दी गई, बंद कर दी गई। द फ्रेंच एम्बिशन ऑफ इस्टेब्लिशिंग एन एम्पायर इन इंडिया एंडेड, और जो फ्रेंच का एम्बिशन था, मकसद था इंडिया में अपना एम्पायर इस्टेब्लिश करने का, वो अब ख़त्म हो गया। और ब्रिटिश सुप्रीमेसी वाज फर्मली इस्टेब्लिश्ड, और ब्रिटिश सुप्रीमेसी इस्टेब्लिश हो गई थी। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से धीरे धीरे कई छोटी छोटी घटनाओं के से ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो धीरे धीरे एक यहाँ पर पूरा रूल करने लग गई थी, जो कि ट्रेडिंग करने के लिए आई थी। तो आगे है कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल। तो ब्रिटिश जो है वो बंगाल पर अपना कंट्रोल कर पाना चाहता था, क्योंकि ये एक बहुत ही रिच प्रोविंस था। तो अलीवर्दी खां जो उससे बंगाल का नवाब था, वह एक बहुत ही अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर था। इसने एक पॉलिसी अपनाई थी कि यूरोपियन मर्चेंट्स यानी यूरोपियन व्यापारी जो थे उनको अपने कंट्रोल में रखने की पॉलिसी को ये फॉलो करता था। लेकिन इसकी डेथ के बाद इसका ग्रैंडसन सिराजुद्दौला नवाब बनता है, और उसके बाद क्या होता है कि जो ब्रिटिश है वे अपने एरिया को एक्सटेंड करने लगते हैं, बढ़ाने लगते हैं, और कलकत्ता का फोर्टिफिकेशन करने लगते हैं, उसको घेरने लगते हैं, किलेबंदी करने लगते हैं अपना एरिया को बढ़ा करके। तो इसी बीच जो सिराजुद्दौला है वो अपनी सेना के साथ कलकत्ता पर अटैक कर लेता है। तो जो रॉबर्ट क्लाइव था वो मद्रास में था उस समय, तो वहाँ से वह अपनी आर्मी भेजता है। 900 सेना रहता है, और उसमें 1200 यूरोपियन सिपाही रहते हैं, जो कि एक बहुत ट्रेंड यूरोपियन स्टाइल में रहते हैं। और उसके बाद उनके बीच वारफेयर होता है, और दोबारा से वो कलकत्ता पर को अपने कैप्चर में कर लेता है। तो आज हम लोग यहीं तक करेंगे, बाकी का हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। बैटल ऑफ प्लासी नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।